सबको नमस्कार। सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, आज 9th ग्रेड CBSE सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में पार्ट 1 कवि परिचय के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, जो CBSE 9th ग्रेड के फर्स्ट लेसन जो पहला लेसन जो आपको मैं पढ़ाया हूँ वो आप सभी लोगों को समझ में आया है कहकर अब मैं दूसरा लेसन में जा रहा हूँ। जो भी आपको जो समझ में नहीं आए हो, जो डाउट्स हो, उसको मुझे कॉल करके बता सकते हो या कमेंट के रूप में भी रख सकते हो। ये दोनों के रूप में आप कुछ भी करेंगे तो आपके डाउट्स को मैं क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा। चलिए, हम अभी दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा पाठ के अंतर्गत कवि परिचय को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। असल पाठ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सुनाऊंगा। पाठ का नाम दुख का अधिकार। अभी मैं पाठ का नाम के अंतर्गत मैं नहीं जाऊंगा, बस दुख का अधिकार का बारे में कल हम उसके जैसा कि लेसन में जाएंगे तभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दुख का अधिकार जो पाठ है, जो लेसन है, उसको लिखा हुआ लेखक जो होते हैं वो यशपाल जी हैं। यशपाल जी 1903 में उन्होंने पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। 1976 में उनका मृत्यु हुआ है। तो चलिए अभी यशपाल जी के बारे में हम बातचीत करते हैं। लेखक है वो, बहुत अच्छे जाने माने लेखक है। उनके बारे में हम अब जानकारी ले लेंगे और उनके बारे में अच्छे से जानकारी सुनेंगे। चलिए यशपाल जी के बारे में बात करते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 फिरोजपुर छावनी नामक गांव में 1903 में हुआ है। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। बच्चों, उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो अपने फिरोजपुर छावनी में उन्होंने पढ़े हैं। आपने जब जन्मे हैं, जब से आप बचपना का पढ़ाई जो किया है आपने आप ही के गांव में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में आपने किया है और आपने जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन जो है लाहौर में आपने किया है। बच्चों, आजकल लाहौर पाकिस्तान के अंतर्गत है। जब इंडिया जो होता है, पाकिस्तान और इंडिया जब दो मिलजुल के रहते थे, तब इधर के लोग इधर, उधर के लोग इधर चला आया जाया करते थे। जब विभाजन हुआ था इंडिया, तब पाकिस्तान अलग हो गया है और इंडिया अलग हो गया है। इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की है यशपाल जी, वो लाहौर में, अभी विभाजित इंडिया में, जैसा कि पाकिस्तान की ओर वो लाहौर चले गया है। लाहौर जो होता है वो अभी पाकिस्तान में है। अब यशपाल जी ने उनको उच्च शिक्षा कहाँ पर पाई है? लाहौर में पाई है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। देखिए, क्रांतिकारी वो होता है जैसा कि कुछ भी समस्याएं आती हैं तो उसके ऊपर गल उठाना, उसके ऊपर आवाज़ उठाना, क्रांतिकारी उसे कहते हैं। जो समस्या आती है तो उसके ऊपर वो समस्या को हल करने के लिए अपनी आवाज़ उठाना है, जैसा कि हलताल करना है, जैसा कि उसके ऊपर अच्छे से बात करना है।
जैसे कि तिरुगुबाटु, जैसा कि इस तरह से कहा जा सकता है कि उद्यम करना है, पहले से उद्यम रूप के उद्यम, जैसा कि स्वातंत्रोद्यम जो चला था, जब बहुत सारे हमारे नायक लोग उसमें भाग लिए थे, उसी तरह से पहले से भी एक नायक के रूप में एक क्रांतिकारी इंसान थे। कौन? हमारे यशपाल जी। क्रांतिकारी का मतलब ये है कि कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर ज़रूर अपना मुंह उठाए, ज़रूर अपना आवाज़ सुनाए, उस समस्या को हल करने में अपना जो कोशिश ज़रूर करे, उसको क्रांतिकारी कहते हैं। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। यहाँ पर हम क्लैरिटी से कह सकते हैं अमर शहीद भगत सिंह जो है, उनके साथ क्रांतिकारी जो डू और डाई, जो भी उन्होंने सोचते हैं क्रांतिकारी से ही, जैसा कि खून का बदला खून से ही लेना इनका इरादा होता है। जो भी प्लीज़ कहने से नहीं मिलता है, जो भी करना है वो लोग हमके ऊपर बंदूक रखेंगे तो हम भी उनके ऊपर बंदूक रखेंगे तो ही हमारा काम चलेगा। ऐसे विचारधाराओं के अच्छे लोग हैं, ऐसे विचारधाराओं के लोगों में से, अच्छे विचारधारा के लोगों में से भगत सिंह जी हैं और क्रांतिकारी के युग में उन्होंने बहुत अच्छा नाम लाए हैं, नाम अब कमाए हैं। और भगत सिंह जी, यशपाल जी, इन सब लोग एक दल में काम किए हैं। इस तरह से यह कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जब यशपाल जी और भगत सिंह आदि साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, कब? स्वातंत्रोद्यम 1847 से लेके 1947 तक इन्होंने भाग लिए हैं। जैसा कि मैं कहने का मतलब ये है कि स्वातंत्रोद्यम, जैसा कि आज़ादी लड़ाई 1857 से शुरू हुआ है, 1857 से शुरू हुआ है, वो 1947 तक चला है। इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग इस उद्यम में, इस आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया है। उन सभी लोगों के साथ साथ जी यशपाल जी ने भाग लिए हैं और भगत सिंह के साथ साथ इन्होंने भी काम किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्ति, लेखक हमारे यशपाल जी के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं। यशपाल जी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखे हैं। यशपाल जी बहुत अच्छे लेखक भी है, क्रांतिकारी भी है। उन्होंने जो लिखे हुए किताबें हैं उनके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। देशद्रोही, जो क्रांतिकारी जो लोग होते हैं ना, बहुत एग्रेसिव रहते हैं। ऐसे एग्रेसिव के बातें भी इनकी एग्रेसिव ही रहते हैं, कामें भी एग्रेसिव ही रहते हैं, शायद लिखावट भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये एग्रेसिव चीज़ जो होती है देश के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे चीज़ देश के लिए। चलिए, इनकी कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएँ हैं। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, उसी सभी उपन्यास, ये सब ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। इन्होंने आत्मकथाएँ लिखे हैं और उपन्यास लिखे हैं और कहानियाँ लिखे हैं। इन्होंने सभी उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, आत्मकथाएँ लिखे हैं। इन्हें जो कुछ भी लिखे हैं ये सब जो देश प्रेम के लिए ओतप्रोत होते हैं। मैं कहने का मतलब ये है भैया, आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आत्मकथा किसे कहते हैं। जैसा कि अपने बारे में आप लिख लेते हैं तो उसको आत्मकथा कहते हैं। जैसा कि दूसरे लोगों के जीवन के बारे में हम लिखेंगे तो उनको भी आत्मकथा ही कहते हैं। और कहानियाँ जो होते हैं वो शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं।
उपन्यास जो होते हैं, उपन्यास एक बहुत बड़ा जैसा कि उसमें ज़्यादा पात्राएँ हो सकते हैं, उसमें एक समस्या का सुलझाना भी होता है, उसका समाधान भी देना होता है, जो बीते हुए समस्याओं के बारे में जैसा कि जो कुछ भी हो उपन्यास के अंतर्गत ये सब कुछ बताया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कम से कम 250 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा से जो भी उपन्यास होते हैं, उपन्यास पेजेस 150 से ज़्यादा पेजेस होते हैं, उसके अंतर्गत जो भी लिखा जाता है और उसमें ज़्यादा मैटर हो, उसमें ज़्यादा काम हो, उसमें ज़्यादा जैसे कि जो काम करना है, जो मैसेज भेजना है वो उसके अंतर्गत हमको मालूम होता है, इसको उपन्यास कहते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यशपाल जी ने उपन्यास को लिखा है, यशपाल जी ने कहानियों को लिखा है, यशपाल जी ने उपन्यास को लिखा है, कहानियों को लिखा है, आत्मकथाओं को लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं, लेकिन ये अग्रेसिव से लिखे हैं। ये बहुत फेमस है, बहुत अच्छे लेखक है। इन्होंने जो लिखा है उनके उपन्यास के बारे में अभी बातचीत किया हूँ, कहानियों के बारे में बातचीत किया हूँ और आत्मकथा के बारे में मैंने बातचीत किया हूँ। चलते हैं आगे। समझ में आया बच्चों? हाँ, यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। यशपाल जी सोचते हैं कि लेखक जी ने समाज को उन्नत बनाने के लिए, समाज को ज़्यादा ऊंचा बनाने के लिए जैसा एक ही रास्ता रास्ता है सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल जी का कहना है हम जिस तरह से आगे बढ़ना है, समाज को उन्नत ढंग से दिखाना है, तो स्पेशली में कहना का मतलब ये है, यशपाल जी का कहना है समाज में सामाजिक समानता। यहाँ पर सामाजिक समानता किसे कहते हैं? समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के भिन्न कुल रहते हैं, मत रहते हैं, जाति रहते हैं, वर्ण रहते हैं। इन सब को मिलजुलाकर एक ही इंडियन सिटीजन के नाम से लिया जाएगा। सभी को एक ही तरह से देखा जाएंगे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, तब समाज एक तरह से उन्नत स्थान पाएगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा बात है कि आर्थिक समानता। जैसा कि उच्च लोगों का जो आर्थिक समानता एक ही तरह रहना है, नीच लोगों का आर्थिक समानता एक जैसा ही रहना है, और स्त्रियों का जो आर्थिक समानता जो होता है, मर्दों का जो आर्थिक समानता जो होता है, दो एक ही जैसा रहना है। जैसा कि एक टीचर बॉयज़ टीचर जो को ज़्यादा सैलरी रहे, गर्ल टीचर को कम सैलरी रहेगा, तो यहाँ पर आर्थिक समानता नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है समाज को उन्नत स्थान में बनाना है, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माहौल बनाना है, तो कंपल्सरली समाज में सामाजिक समानता बनना है और आर्थिक समानता बनना है। तभी हमारी इंडिया का जो हर एक इंसान आगे बढ़ सकता है, हर एक इंसान आगे बढ़ के हमारा देश आगे बढ़ता है, समाज उन्नत स्थान पर पहुंच सकता है। यही मैं कहने का मतलब है। बच्चों, आपको समझ में आया है? जी, चलिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्द का भी बेहिचक प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, यशपाल जी लाहौर में पढ़े हैं, यशपाल जी अपने गांव में पढ़े हैं और हिंदी बहुत अच्छे से जान लेते हैं और इंग्लिश अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं, उसके साथ साथ उर्दू भी अच्छा जान लेते हैं।
उनके जो कहानियाँ जो है, उनके उपन्यास जो है, उनके उपन्यास और उनके कहानियाँ और उनके पूरे आत्मकथाएँ, उनके बातचीत, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी लिखना है, वो सब के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ को यूज़ करते हैं, जैसा कि हिंदी को यूज़ करते हैं, जैसा कि उर्दू को भी यूज़ करते हैं, सबको मिला कर के उन्होंने आगे बढ़ते हैं। इससे मैं कहने का मतलब ये है कि ये सभी लोगों को हम जैसा कि ऐसे अच्छे इंसान हमारे कवि लेखक बनने के इरादे में हम उनको धन्यवाद देना चाहिए और उनसे हम बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जैसा कि यशपाल जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे कहानियाँ लिखे हैं, बहुत सारे आत्मकथाएँ लिखे हैं, फिर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनको हमारे इंडिया के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार को बहुत बड़ा जानते हैं, बहुत अहमियत मानते हैं। ऐसे पुरस्कार हमारे यशपाल जी को मिला है। कोर्स किस पुस्तक के ऊपर की? मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग उसकी कहानियों में विशेषता है। जैसा कि उनके कहानियों में विश्लेषणात्मक ढंग से लिखते हैं, उन्होंने कहानियाँ बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक ढंग से लिखते हैं। वर्ग विरोध भी उनके कहानियों में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। ऐसे महान कवि के बारे में हम जितना भी वहाँ पर मनोविज्ञानिक मिलता है, मनोविश्लेषण मिलता है, व्यंग्य मिलता है, खुशी मिलती है, उनके कहानी, उपन्यास, आत्मकथा में ये सब मिलते हुए भी वर्ग का भेद भी मिल जाता है। जैसा कि मैं कहने का मतलब ये है कि इनके कहानी सब लोगों को दृष्टि में रख कर लिखते हैं, सभी जनों को अपने दृष्टि में रख कर लिखते हैं, सभी बच्चों को अपने दृष्टि में रख के लिखते हैं, सभी जनता को अपने दृष्टि में रख के लिखते हैं। इसीलिए हमारे यशपाल जी इतने फेमस बन गए हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने की एक ही रास्ता है। ये तो मैं आपको बताया हूँ। प्रस्तुत कहानी देश में पहले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यहाँ पर कवि जी ने इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में जैसा कि अनेक वर्ग वर्णों को किस तरह से दुख होती है, ऐसे दुख को अपना पर्दा निकाल के नंगा करके दिखाते हैं। मतलब दुख सभी समाज के सभी लोगों को कभी ना कभी एक दिन आता है, वैसे दुख को नंगे करते हुए सभी लोगों का दुख कैसा होता है, और ये इस पाठ में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्यार से दिखाते हैं, बतलाते हैं और कहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं हम भी इसमें बातचीत करेंगे, देखेंगे। कहानी धनी लोगों के अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। एक कहानी में जैसा कि रोने वाले लोग जो होते हैं, जो कष्ट करने वाले लोग होते हैं, गरीब लोगों को एक तरह से आती है, अमीर लोगों को एक तरफ से आती है, एक तरह से होती है। जो गरीब लोगों की किस तरह से होती है, अमीर लोगों को किस तरह से होती है, और इस पाठ के अंतर्गत उस मजबूरी, जैसा कि गरीबों की मजबूरी किस तरह से होती है, ये सब चीज़ों को अपनी कहानी में उन्होंने डाला है। हमको बहुत अच्छे से सुनना होगा, हमको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। आपको इसमें इतना प्यार से इन्होंने अच्छा लिखते हैं। यशपाल जी का मैं कहने का मतलब मैं कहता हूँ, यशपाल जी ने यहाँ पर वर्ग विश्लेषण करते हैं और गरीब अमीर लोगों का विश्लेषण करते हैं और दुख का विश्लेषण करते हैं। ये सारा विश्लेषण करते हुए
गरीब लोगों को किस तरह से गरीब लोगों को किस तरह से दुख महसूस होता है, मजबूरी बनता है, ये इस पार्ट में आपको मैं क्लैरिटी से बताना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कवि परिचय में ही। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, दुख में मातम मानना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसी भी अभागों लोग हैं, उन्हें ना तो दुख मानने का अधिकार है ना अवकाश। समाज में, देश में ऐसे भी अभागु लोग हैं, उन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है या ना अवकाश। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कवि जी ने कहते हैं ये दुख का अधिकार के पाठ के अंतर्गत दुख जो होता है सभी को होता है। दुख आजकल सभी को होता है। दुख होना एक चीज़ होता है, अच्छा ही है, दुख होना भी चाहिए कभी कभी। लेकिन थोड़े लोगों का ऐसा दुख होता है वो कभी उड़ते ही नहीं हैं। और दुख के साथ साथ दुख का उजागर करते हुए उन्होंने कहते हैं जब हमको दुख होता है, गरीब लोग हो या अमीर लोग होते हैं, जब दुख होता है तो मातम मार के रोते हैं। मातम का मतलब ये होता है कि हार्ट को हाय हाय मारते हैं ना, इस तरह से। जैसा कि ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा कष्ट होती है तो दिल कलजे को हाथ मारते हुए रोते, बहुत मातम मारते रोते। मातम आप देखे होंगे, जैसा कि मुहर्रम होता है, मुहर्रम में मातम मारते रहते हैं, हाय हाय अफसोस अफसोस, इसे मारते रहते हैं ना, इसको मातम कहते हैं। ये मातम के अंतर्गत, ये मातम मारते रोने वाले जो लोग होते हैं, दिल दुख जो होता है दिल से आता है, तो अपने रोने को मातम मारते हुए रोते हैं। थोड़े लोग बहुत ज़ोर से रोते हैं, थोड़े लोग पढ़ के रोते हैं। रोने का अलग अलग ढंग होता है, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं है। समाज में ये बहुत दुखी बात है कि जो मातम मार के रोने वाले लोग होते हैं रोते हैं, जो मेहनत करके रोने वाले होते हैं वो भी रोते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं समाज में, उनको रोना मना है। वो समाज में सबके सामने रोना मना है, नहीं रो सकते हैं। उनको ना नज़दीक ले सकते हैं, उनको ना दूर कर सकते हैं। उनको जो भी परेशानी होती है वो अपने आप में रखना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य अवस्था हमारे इसमें है, हमारे समाज में है, कहकर कवि कहते हैं अभाग लोगों को उन्हें ना दुख मानने का अधिकार है। उनको ना किसी का दुख मान सकते हैं, किसी दुख को रो सकते हैं, किसी परेशानी को आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब उन्हें दुख रोना भी उनके लिए मना है। ऐसे समाज है हमारे अंतर्गत, ऐसे समाजों में ऐसे लोगों को कितना दूर रखना है उतना दूर रखना है। मैं कहने का मतलब ये है, इस पाठ के अंतर्गत यशपाल जी ने बहुत अच्छे से गरीब लोगों का दुख कैसा होता है, अमीर लोगों का दुख कैसा होता है, कष्ट कैसा होता है, मेहनत कैसा होता है, और समाज में क्रांतिकारी के ढंग से इस तरह के परेशानियों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कहानी के अंतर्गत हमको बताए हैं। आप सभी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आज मैं इस पाठ के अंतर्गत जस्ट में कवि परिचय तक ही मैं पढ़ाया हूँ। कल बाकी का लेसन के अंतर्गत हम जाएंगे। मैं दुख का अधिकार, दुख के लिए भी अधिकार होना चाहिए, क्या कहने का मतलब है यहाँ पर। चलिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल के ओर से आप 9th ग्रेड CBSE स्टूडेंट्स बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमको सुन के बहुत अच्छा लगा है। दुनिया भर में, जैसा कि इंडिया भर में हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं और फ़ोन पे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे बढ़ेंगे ज़रूर। 9th ग्रेड के लेसन्स होते ही 10th ग्रेड के भी मैं पाठ पढ़ाऊँगा आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अभी तक जो पाठ हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हुआ है कवि परिचय, उसमें अलग हुआ है, लेसन अलग हुआ है, और सेकंड पार्ट में अभी मैंने पढ़ाया हूँ। फर्स्ट पार्ट आज कवि परिचय, कल दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, लेसन में अंदर जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से रखिए। ऑल दी बेस्ट कहते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाते हुए आप लोग बहुत बहुत मेरे सहायता कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। शुक्रिया, थैंक यू।